नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक अदृश्य दुश्मन से सांसों की लंबी जंग चल रही है। इंसान इससे बचने का एक रास्ता निकालता है, लेकिन यह वायरस उस पर अनेकों स्पीड ब्रेकर बना देता है। बिना लक्षण वाले मरीज सामने आने लगे हैं। अपने आप को म्यूटेट करके तरह तरह के प्रकार में यह वायरस सामने आने लगा है। एक बार कोई ठीक हो जाता है तो दोबारा उसे कोरोना का संक्रमण घेर लेता है। लेकिन साथ ही इंसान भी पीछे नहीं है। वो नई नई तरह के उपचार ढूंढ कर ला रहा है जो कामयाब हो रहे हैं कोरोना से लड़ने में। वैक्सीन्स का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पेश है दुनिया की सबसे विचित्र त्रासदी पर हर जानकारी का श्वेत पत्र। किसने सोचा था कि तीसरा विश्व युद्ध जब लड़ा जाएगा तो दुनिया के सारे देश एक साथ एक तरफ से लड़ेंगे। The team have accelerated that trials process, working with the regulator, the MHRA, who have been absolutely brilliant. Across the world, more than 6,000 people have been vaccinated with vaccines using a very similar technology. And this means we know a lot about this type of vaccination now. We consistently see very good vaccine safety and very strong immune responses after a single vaccination. लेकिन इसके बावजूद ये दुश्मन इतना शातिर है कि रोज कोई नया रूप धर कर छकाता है। जरूर खतरा लगता है। बिना मास्क पहन के अंदर आने का आनंद नहीं देते। ऐसे बिना हैंड ग्लोव्स हो गया, मास्क हो गया, खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए जरूरी है कि आप जिसके आसपास जहाँ भी जाते हैं, किसके पास एक जैसे आप मिल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उनको है कि नहीं, बट उस प्रोटेक्शन के लिए आपको मास्क लगाना जरूरी है। आज श्वेत पत्र में हम आपको दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का सामने आना बुरी खबर है या अच्छे संकेत। रूप बदलते इस वायरस के 30 प्रकार का मिलना इसे कितना खतरनाक बनाता है। ठीक होने के बाद मरीजों को दोबारा कोरोना संक्रमण क्यों हो रहा है। लॉकडाउन से निकलने का क्या रास्ता होता है और भारत कब तक इससे निकलने की उम्मीद करे। साथ ही एक अच्छी खबर ये कि कोरोना के खिलाफ विकसित की जा रही सुपर वैक्सीन सितंबर में ही मार्केट में आ सकती है और साथ ही भारत भी एक वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर सकता है। इसके अलावा कुछ और सवालों को लेकर देश भर में उथल पुथल। कोरोना संक्रमित शरीर के अंतिम संस्कार को लेकर परेशान करने वाली रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टरों पर हमले की तस्वीरें भी झकझोर गई। ये जरूरी है कि इस अदृश्य दुश्मन से सांसों की इस जंग में हम एकजुट रहें और जानकारियों से लैस रहें। WHO के अनुसार कोरोना से संक्रमित मरीज 3 तरह के होते हैं। सिम्टोमेटिक मरीज यानी वो जिनमें कोरोना से जुड़े हुए सारे लक्षण नजर आते हैं। इसके अलावा होते हैं प्री सिम्टोमेटिक मरीज यानी कि वो जिनमें लक्षण से पहले वाला दौर नजर आ रहा होता है, यानी कि खांसी, छींक, जुकाम, इससे पहले गले में किसी तरह की तकलीफ। ऐसे सिम्टम आने वाले दिनों में धीरे धीरे इनके लक्षण साफ होते जाते हैं। और तीसरी श्रेणी मरीजों की होती है एसिम्टोमेटिक मरीजों की, यानी वो मरीज जिनमें लक्षण नजर ही नहीं आते, एक स्वस्थ शरीर जिसमें यह संक्रमण मौजूद रहता है। आजकल इस तरह के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें पेशेंट को किसी भी तरह का लक्षण नहीं होता है, यानी जिस व्यक्ति में कोरोना संक्रमण है उसे एहसास ही नहीं कि वो संक्रमित है। मेडिकल साइंस की भाषा में ऐसे लोगों को एसिम्टोमेटिक पेशेंट कहा जाता है। चूंकि शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आता है, ये एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स साइलेंट कैरियर्स होते हैं। यहाँ समझना जरूरी है कि अगर किसी शख्स में लक्षण नजर नहीं आ रहे लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है तो क्या ये खतरे की बात है। जब भी किसी मरीज को कोई संक्रमण होता है, चाहे वो मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या कोरोना की बीमारी हो, उसमें से केवल 10 से 20% मरीजों को ही सिम्टम्स होते हैं। 70 से 80% मरीजों को होता है इनकी खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है,
खुद की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उस संक्रमण को हल्के से सिम्टम आए और उनको वो अपने आप खुद ही क्रश कर देते हैं, बजाय डॉक्टर की सलाह के, बगैर डॉक्टर के। अगर आप देखें आज तो हम 2020 में हैं। 100 साल पहले जब डॉक्टर नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, तो भी सभी मरीज मर नहीं जाते थे। उनका खुद ही स्वतः ही बारी नेचर खुद ही उनका इलाज कर लेती थी। पर उसके रिस्क भी हैं काफी ज्यादा, क्योंकि अगर जो 15% लोग जो हैं वो बीमार होंगे और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उनको ट्रीट करना पड़ेगा और उनमें से भी कई लोग वेंटिलेटर पे जाएंगे, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, हिंदुस्तान की संख्या कितनी है। ये प्रॉब्लम है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वो स्मॉल परसेंटेज भी बहुत बड़ी ऐड हो जाती है। तो अगर जो हमारी पॉपुलेशन ही 1.5 करोड़ के करीब है या 1.3 करोड़ है, जितनी भी है, उसके अंदर 3% भी बहुत बड़ी तादाद है। तो इसीलिए हमें तो हर एफर्ट करनी है कि इन लोगों को डिटेक्ट करना है, चाहे सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक, और इनको अभी आइसोलेट करके ये जितना हम इसको रोकथाम कर सकते हैं वो अभी करनी है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी की। आईसीएमआर के अनुसार भारत में 80% कोविड-19 के मामले बिना लक्षण वाले हैं, जबकि सिर्फ 20% मरीजों में ही सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नजर आए। एक तो हम जो बोल रहे हैं 100 में से 80 रहते हैं, वो एक ही स्टडी है, ये बार बार बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एसिम्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा, पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। अगर हमारे को कोई सो कॉल्ड एसिम्टोमेटिक पर्सन विद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है, तो हम उसका भी सैंपल लेकर उन केसेस में आपको, जबकि पेशेंट को बहुत ही वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसका भी हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल लेते हैं, उसमें केसेस पॉजिटिव आते हैं। तो दिस एक्चुअली फैसिलिटेट, ये हमें सपोर्ट करता है कि हम पेशेंट को टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकें, मॉर्टेलिटी कम कर सकें और पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकें। आसान भाषा में समझा जाए तो जिन लोगों के शरीर में वायरस प्रवेश कर चुका है लेकिन उनके शरीर पर कोई प्रतिकूल असर नहीं कर पाया है, ऐसे पेशेंट एसिम्टोमेटिक कहलाते हैं। सवाल यह है कि आखिर एसिम्टोमेटिक मरीजों में लक्षण नजर क्यों नहीं आते? पर इसका खतरा ये है कि एसिम्टोमेटिक होते हुए अगर जो किसी को है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, नॉट नोइंग कि उनको है। सो इसके दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। सो एक हमारी हिस्ट्री में भी इंडिया में अभी तक यही एक्सपीरियंस आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ कोरोना, मतलब 80-85% को ऐसा आ रहा है। 15% को एक्चुअली थोड़ा मोर सीवियर आ रहा है और उनमें से भी मोस्टली ठीक हो जाएंगे। 5% जो हैं जिनको तकलीफ ज्यादा होगी और उनमें से 2-3% को वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ेगा। और इसलिए जब रैपिड टेस्टिंग का स्कोप आता है बीच में, वो इसी रीजन से आता है कि अगर जो हम रैपिड टेस्टिंग करें, स्क्रीनिंग करें कम्युनिटी में, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, उनको फिर भी क्वारंटीन किया जा सकता है जिससे वो औरों को ना फैलाएं। अब एक बात यह है कि नेचुरली अगर जो अनडिटेक्टेड लोग जा रहे हैं, जिनका कोई डिटेक्शन नहीं है, उनकी वजह से और लोगों को हुआ, उनको भी नहीं पता लगा, तो ये हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है जो हेल्पफुल हो। अफसोस की बात क्या है कि ये पेशेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि हमको कोई बीमारी है, और अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर सोशल आइसोलेशन नहीं होता, तो यही मरीज इधर उधर घूमते और ये वायरस को फैला सकते। सिम्टम नहीं भी होता, एसिम्टोमेटिक भी पेशेंट जो होता है वो वायरस को बहुत फैला सकता है। दुनिया के जाने माने साइंस जर्नल नेचर मेडिसिन ने 94 कोविड मरीजों पर एक रिसर्च की। रिसर्च में पाया कि ये मरीज लक्षण नजर आने से पहले ही दूसरों को संक्रमित कर सकते थे। शोधकर्ताओं ने इन 94 लोगों से मिलने वालों को जब ढूंढा तो पाया उनमें से 44% को तब संक्रमण हुआ जब ये 94 लोग बिल्कुल स्वस्थ थे। वैज्ञानिकों के अनुसार कम बीमार लोग भी उतना ही संक्रमण फैला सकते हैं जितना कि वो लोग जो ज्यादा बीमार होते हैं। तो एक अच्छी बात भी है कि अगर जो इन्फेक्शन किसी को हो रही है, एक तो कितना वायरल लोड से हो रही है और उनका इम्यूनिटी कैसा है।
अगर जो उनका इम्यूनिटी जो शक्ति है वायरस से लड़ने के लिए, और वो इतनी ताकत है उसमें कि वो उसको उस वायरस को सप्रेस्ड रखती है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो ये तो अच्छी बात है। और ये दुनिया में भी ऐसा देखा गया है कि काफ़ी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको कोरोना मिला है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको शायद ज्यादा कोई सिम्टम नहीं होते और उनको कई बार पता भी नहीं लगता। बिना लक्षण वाले पेशेंट्स के साथ ये खतरा तो रहता है कि वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो संक्रमित हैं। लेकिन इसका एक संकेत और होता है कि इनकी अपनी जो इम्यूनिटी है वो काफी मजबूत है। इसके साथ ही एक और चुनौती है जो इस समय मेडिकल साइंस के सामने है, वो ये कि वायरस अपने लाइफ साइकिल के दौरान अब म्यूटेट कर रहा है, यानी अपना प्रकार बदल रहा है। ये क्या खतरनाक हो सकता है? विज्ञान कहता है हर वायरस म्यूटेट करता है, यानी उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। ये वायरस की लाइफ साइकिल का हिस्सा होता है। वायरस का जेनेटिक स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, डीएनए या आरएनए। कोरोना वायरस एक अनस्टेबल आरएनए वायरस है, यानी इसकी जीन्स में बदलाव आसानी से हो सकता है। अक्सर महामारियों के दौरान वायरस के म्यूटेशन को डर से जोड़कर देखा जाता है कि कहीं यह और खतरनाक रूप तो नहीं ले लेगा। क्या वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में वायरस में बदलाव होने से फर्क तो नहीं पड़ेगा? अच्छी खबर यह है कि उतना ज्यादा म्यूटेट नहीं हो रहा है। हर वायरस धीरे धीरे अपने आप से म्यूटेट होता है, उसका अवतार जो होता है वो थोड़ा बदल जाता है। फ्लू वायरस तो हर साल इतना बदल जाता है कि नया ही वायरस जैसे हो जाता है, इसलिए हर साल सीजन में फ्लू आते जाता है, उसको सीजनल फ्लू बोलते हैं, और उसका वैक्सीन भी हर साल लेने पड़ता है। लेकिन ये तो वायरस का नेचर ही है। वायरस इस तरह के होते हैं कि उनमें थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होते जाता है। अभी उसके बारे में हमको ज्यादा फिक्र करने का कारण नहीं है। चीन में हुई एक रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस 30 अलग अलग स्ट्रेन्स में म्यूटेट कर चुका है। दावा किया गया है कि उनमें से एक स्ट्रेन 270 गुना ज्यादा वायरल लोड बनाने की क्षमता रखता है, यानी वायरस और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। हालांकि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि म्यूटेशन से वायरस के कमजोर होने के चांस भी होते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि कोरोना वायरस में जो बदलाव हो रहे हैं वो बहुत धीमी गति से हो रहे हैं। कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन हो रहा है वो पहले जो बैट वायरस था उसका 90%, ऑलमोस्ट 90% जेनेटिक कंपैरिजन था। अभी थोड़ा म्यूटेट हो रहा है और डेंजरस म्यूटेशन अभी तक नहीं है, और ये संभवता नहीं है कि जल्दी ही बहुत ही बड़ा म्यूटेशन हो जाएगा। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन खुलने का इंतजार है, लेकिन एक फिक्र भी है कि यात्रा पर लगी पाबंदी हटने के बाद कहीं कोरोना संक्रमण दोबारा तो नहीं फैल जाएगा। वुहान की एक क्वारंटीन फैसिलिटी के आंकड़ों के अनुसार ठीक हो चुके मरीजों में से 5 से 10% में दोबारा लक्षण देखे गए। कई दूसरे देशों में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई जिनमें कोरोना के रिलैप्स होने का दावा किया गया। जानकारों के अनुसार ऐसी दवाएं देना जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है, रिलैप्स की आशंकाएं बढ़ाता है। खराब टेस्टिंग किट्स जो शुरू में नेगेटिव रिपोर्ट्स दिखाती हैं, वो भी संक्रमण के वापस आने का कारण हो सकती हैं। हालांकि भारत में अभी तक दोबारा संक्रमण होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है, यानी टीका, और किसी भी वैक्सीन के बनाने में सबसे निर्णायक होता है इंसानों पर उसका परीक्षण, यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स। दुनिया में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है एक वैक्सीन का, लेकिन आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत में भी बहुत जल्दी एक वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। भारत में CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने वैक्सीन विकसित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। CSIR ने कोरोना वायरस पर कुष्ठ रोग में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन माइकोबैक्टीरियम W का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर ली है। MW वैक्सीन को BCG परिवार का ही वैक्सीन माना जाता है। कुछ दिनों पहले ICMR ने कोविड पर BCG वैक्सीन के अध्ययन की बात की थी। CSIR ने ऐलान किया है कि वो जल्द से जल्द इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू कर देगी। इसके लिए उसने मानवीय आधार पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाजत भी मांगी है।
CSI ने जो कदम उठाया है वो ऐसा है कि एक MW नाम की नेम का टीका है, जिसको एक कंपनी जो है कैडिला फार्मास्यूटिकल, उन्होंने दिखाया है कि ये सेप्सिस को रोकने में काफ़ी सफल है। वैसे 50% से मोर्टेलिटी रेट घट जाता है MW से। इसलिए CSIR और कैडिला फार्मास्यूटिकल ने तय किया है कि हम लोग इसकी ह्यूमन ट्रायल करके देखें, जो कि ये ह्यूमन में सेफ है, इसलिए इसको एनिमल में जाने की जरूरत नहीं थी। हम लोग सीधे जाके ह्यूमन ट्रायल्स कर सकते हैं। ह्यूमन एथिक्स क्लियरेंस कमेटी होती है, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी जिसे कहते हैं, वो हमें उनकी परमिशन लेनी होगी। जिस दिन हमें इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी की परमिशन मिल जाएगी कि हम लोग पेशेंट्स को रिक्रूट करके ट्रायल्स करें, उस दिन से हम लोग ट्रायल शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से पैदा हुई दहशत और डर का माहौल एक सुपर वैक्सीन की बदौलत खत्म हो सकता है। पहले यह माना जा रहा था कि कोरोना वायरस का टीका आने में कम से कम 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन के जेनर इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ऐसा मानती है कि दुनिया को इसी साल सितंबर तक एक सुपर वैक्सीन यानी जादुई टीका मिल सकता है, जिसका नाम है चेडॉक्स 1। ये वैज्ञानिक इतने आश्वस्त हैं कि इन्होंने पहले से ही इस दवा की 10 लाख डोज का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। We have started at risk manufacturing this vaccine, not just at the smallish scale that Kath Green described, but with a network of manufacturers, as many as 7 in different places around the world. We have 3 manufacturing partners in the UK, 2 in continental Europe, 1 in India and 1 in China. यूनाइटेड किंगडम में सुपर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। दुनिया की 7 जगहों पर इसका उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और इन 7 जगहों में से एक जगह भारत है। अब सवाल यह है कि ऑक्सफोर्ड के चेडॉक्स 1 वैक्सीन में ऐसी खास बात क्या है जिसकी वजह से वैज्ञानिक इतने आश्वस्त हैं। ये चौथी ऐसी दवा है जिसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। 2 अमेरिकी और एक चाइनीज वैक्सीन इस रेस में है। चेडॉक्स 1 की खासियत यह है कि यह सिंगल डोज ट्रायल है। यही वजह है कि इस दवा का उत्पादन शुरू हो गया है। इस दवा का ट्रायल 3 फेज में किया जाएगा। इसमें शुरुआत में 510 लोगों को डोज दी जाएगी, फिर बुजुर्गों को और फिर 5000 लोगों को डोज देकर इसका असर देखा जाएगा। और सफलता मिलने पर 10 लाख डोज का पहला बैच सितंबर तक तैयार हो जाएगा। I have a high degree of confidence. This is my view, because I've worked with this technology a lot, and I've worked on the MERS vaccine trials, and I've seen what that can do, and I think it has a very strong chance of working. ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने लाखों डॉलर इस बात पर खर्च किए हैं ताकि इस दवा के ट्रायल से पहले ही इसका उत्पादन शुरू हो जाए। ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन प्रोफेसर गिलबर्ट और उनकी टीम को अपनी सुपर वैक्सीन पर पूरा भरोसा है। यूं तो कोरोना संक्रमण का खतरा हर व्यक्ति पर रहता है, लेकिन उन लोगों पर कुछ ज्यादा रहता है जो आगे बढ़कर बाहर निकलकर कामकाज कर रहे हैं, और उनसे भी ज्यादा खतरा होता है उन डॉक्टरों पर, उन स्वास्थ्य कर्मियों पर जो कोरोना संक्रमित लोगों की जांच कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया। पापा डॉक्टर हैं, बेटे की पुकार यकीनन कलेजे को चीर कर रख देती होगी।
मन कहता होगा पलटकर उसे एक बार गले लगा लें, रुक जाएं जरा देर और उसे बहला लें, तब चलें। लेकिन पल भर की देरी का मतलब एक डॉक्टर से बेहतर कौन समझ सकता है। डॉक्टर पापा रुकते नहीं, बेटे के आंसुओं पर भी, उसके बिलक बिलक कर रोने पर भी नहीं। मुझे लगता है कि हमारे घर में जो पूरा रिस्क है वो डबल है, फिर भी आपको इलाज करना है क्योंकि हमारा ये पेशा है और हम इससे इनकार नहीं कर सकते और हमें जाना है, लोगों का इलाज करना है और शायद सजग रह के, सचेत रह के शायद हम इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। मुश्किल हर रोज बढ़ रही है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को पहचानना नामुमकिन है। ऐसे में चाहे आपका स्पेशलाइजेशन जो भी हो, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप खतरा उठा रहे हैं और जरा सी चूक खुद के साथ पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। आप आए दिन इंडिया में भी डॉक्टरों की मौत की खबरें सुनते हैं तो मुझे लगता है ये डिस्टर्बिंग होता है, बट जो समाज के प्रति और पेशेंट के प्रति हमारी जिम्मेवारी है शायद वो हमेशा हमें प्रेरित करती है कि हमें कुछ करना है और अपने मरीजों का ख्याल रखना है। चिंता लगती है कभी, क्योंकि लगती है, चिंता तो लगती ही है और बच्चा भी छोटा है और आप लोग परेशानी होती है और क्या, लेकिन क्या करें। जब ऐसी चीजें आप देखती हैं कि डॉक्टर अगर उपचार करने जाते हैं तो उन पर ही जो लोग हमला करने लगते हैं, तब एक माँ का दिल क्या है? तो माँ का दिल तो कहता ही है, लेकिन क्या करें, बोलते हैं कि सतर्क होकर जाना तो पड़ेगा ही, जाना तो है ही भाई। तो जब पढ़ाई किया है तो जाना ही है। मतलब अगर डॉक्टर बने हैं तो अपना फर्ज निभाना है। फर्ज तो निभाना है। जरा सोचिए, जब इंदौर, मुरादाबाद, अलीगढ़, मुंगेर, औरंगाबाद, तेलंगाना या कहीं भी और से जब उन्मादी भीड़ के पत्थर से घायल डॉक्टर के सफेद गाउन पर खून के छींटे दिखते होंगे तो हर डॉक्टर के परिवार को कैसा लगता होगा, दिल कितना दहलता होगा। जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर बरसाए जाते हैं, जिन पर हमला किया जाता है, जिन्हें पागलपन का शिकार बनाया जाता है, वो जिंदगी बचाने के लिए घरों से निकलते हैं। कई बार दूसरों को कोरोना संक्रमण से बचाते बचाते ये खुद संक्रमित हो रहे हैं और दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। इंदौर के डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी, मुरादाबाद के डॉक्टर निजामुद्दीन सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मी देश की सेवा और मानवता की रक्षा करते हुए अपने परिवार को रोता छोड़कर हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। सैकड़ों की संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। वो आज इन डॉक्टर्स के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा व्यथित है, बड़ा पेनफुल महसूस कर रहे हैं, बड़ा जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो अपने कर्म से पीछे नहीं है। जिस तरह से वो दिन रात काम करके एक वॉरियर की तरह से सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ में काम कर रहे हैं, उसकी तारीफ आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी की, सभी लोगों ने तारीफ की है। डॉक्टर्स का सम्मान बताने या समझाने की बात नहीं होनी चाहिए, ये सामाजिक संस्कार का विषय था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेडिकल स्टाफ पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। सरकार ने अपनी तरफ से साफ किया है कि किसी भी तरीके से डॉक्टरों को अगर और स्वास्थ्य कर्मियों को अगर निशाने पर लिया जाएगा तो उन पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 123 साल पुराना जो महामारी एक्ट था उसमें संशोधन किया गया है और अब अगर कोई भी हमला करता है स्वास्थ्य कर्मियों पर तो उन पर 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा उन्हें दी जा सकती है या फिर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल
सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य कर्मी हैं तो सबका कल सुरक्षित है। कोरोना संकट के समय तो वैसे भी ये देवदूत हैं। इन पर हमला सामाजिक पाप है, क्योंकि उनका भी परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जिन्हें इंतजार रहता है उनके घर लौटने का। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को फ्रंट लाइन वॉरियर कहा है, यानी एक युद्ध में जो भूमिका सरहद पर लड़ने वाले सैनिक की होती है, वही भूमिका इस जंग में डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स निभा रहे हैं। ये रोज हजारों संदिग्ध मरीजों के पास जाते हैं, कंफर्म मरीजों की देखरेख करते हैं। ऐसे में संक्रमण का सबसे पहला खतरा इन्हीं का होता है। एक डॉक्टर या हेल्थ वर्कर इन परिस्थितियों में सीधे संक्रमण का शिकार होता है। टेस्टिंग के दौरान जब वो मरीज के सैंपल कलेक्ट करता है, संदिग्ध मरीज को जब एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जाता है, और अस्पताल में जब इलाज होता है। अस्पताल के अंदर मरीज के साथ डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मरीज के बेहद नजदीक रहकर उसका इलाज करते हैं। बचाव के तौर पर उनके पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी पीपीई होता है, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीज में वायरस की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही होती है कि डॉक्टर और नर्सों पर खतरा बहुत बड़ा होता है। कई बार तो पूरी दुनिया से जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अनुसार संक्रमित होने के बावजूद डॉक्टर इलाज करते रहते हैं। WHO के अनुसार 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में यह अनुपात बहुत कम है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के अनुसार भारत में 1445 लोगों पर एक डॉक्टर है, और अगर सिर्फ सरकारी डॉक्टरों की बात की जाए तो भारत में 10,926 मरीजों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में 6 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है। ऐसे में कोरोना में किसी भी तरह से किसी डॉक्टर को खो देना देश गवारा नहीं कर सकता। देश में 200 से ज्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से कुछ की तो जान भी जा चुकी है। लॉकडाउन 2.0 की जो मियाद है वो 3 मई को पूरी हो रही है, और उसी दिन कुल 40 दिन लॉकडाउन में भारतवासियों के बीत जाएंगे। बाकी देशों से तुलना में देखते हैं कि इतने दिनों का लॉकडाउन क्या काफी है? लॉकडाउन अगर संक्रमण की बढ़ती चेन को तोड़ने का काम करता है, तो साथ ही साथ वो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बेशकीमती बफर टाइम देता है, यानी वो वक्त जब वो नए मरीजों की चिंता किए बगैर वैक्सीन पर काम कर सकते हैं या फिर जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का इंतजाम कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से मरीजों की संख्या तेजी से नहीं बढ़ती, तो सभी को इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। भारत को स्टेज 2 से स्टेज 3 में जाने से रोकने के लिए पीएम मोदी ने 25 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों ने संपूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाया है। भारत ने 40 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया, यूके ने 46 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन किया, आयरलैंड ने 38, नेदरलैंड्स ने 37, बेल्जियम ने 48, फ्रांस ने 56, पुर्तगाल ने 45, स्पेन ने 57, इटली ने 56 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन किया। तो वहीं चीन ने 77 दिन का आंशिक लॉकडाउन लगाया, यूएस ने 45, ब्राजील ने 29, सिंगापुर ने 56, पाकिस्तान ने 38, ऑस्ट्रिया ने 45, तुर्की ने 4 दिन का आंशिक लॉकडाउन किया। I understand that everybody wants to get back to normal. I understand we want to resume our economic activity. But please, I really urge you, don't rush this, because if you rush going back to work, if you rush lifting the lockdown and you have a second wave of the infection, then that could be even worse than the first wave. So, and then it's going to cost, you're going to have to go all the way back to the very beginning of your lockdown. So you've invested so much time and effort in your current lockdown. Don't waste that time and effort that you've invested. Keep going with it as much as you possibly can until the end of a 10-week period. मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो। दूसरी बात,
लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन की ये पाबंदियां इंसानों से तो हट जाएंगी, लेकिन वायरस पर पाबंदियां जारी रहें तभी बेहतर है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे एक वायरस ने अंतिम संस्कार के तरीकों को लेकर भी बहस छेड़ दी है। आप देखते रहिए आज तक। कोरोना वायरस ने जीने का तरीका बदला है, तो इसके साथ ही मौत के बाद के रिवाज भी बदले। अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, इस सवाल ने लोगों को इतना मथ दिया है कि कई दर्दनाक रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं। उसमें कंधा नहीं दिया जाता। उसमें जैसे एम्बुलेंस से जैसी बॉडी उतारते हैं तो वो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर बॉडी ली अंदर बॉडी लेके जाते हैं सीएनजी में, वहां से उसे उठा के प्लेटफार्म पर रख दिया जाता है। उसे कंधा नहीं दिया जाता उस बॉडी को। कोरोना संक्रमण से मरे व्यक्ति के शव के साथ विशेषज्ञों की टीम आती है, जिनकी देखरेख में अंतिम संस्कार किया जाता है। शवदाह के बाद उस पात्र को भी सैनिटाइज किया जाता है जिसमें शव को रखा जाता है। इस वक्त परिजनों को भी पास जाने की अनुमति नहीं होती। अंतिम विदा के तौर तरीकों पर कोरोना संक्रमण भारी है, तो अंतिम यात्रा की सूरत भी अब पहले जैसी नहीं रही। 4 कंधे चाहिए होते हैं शव को, बस 4 कंधे ही मिल पाते हैं। शोकाकुल परिवार के बाकी सदस्य घर की देहरी के पीछे ही रुक जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम अंतिम यात्रा के नियम से काफी आगे निकल चुका है। हम 4 या 5 लोग यहाँ पे आए हैं, वो भी एम्बुलेंस में साथ ही बैठकर, बस इससे ज्यादा नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि 20 लोगों की परमिशन है तो हम 20 लोग तो इकट्ठे करके ले चलें। मेरे 4 मामा, 4 मामियां, उनके बच्चे सब बड़े हैं, वो सब भी नहीं आए हैं। 22 अप्रैल को चेन्नई के डॉक्टर साइमन की मौत कोरोना संक्रमण से हुई थी। उन्होंने अपनी पत्नी से ससम्मान दफन करने की अंतिम इच्छा जताई थी। संक्रमण के डर से डॉक्टर साइमन का शव ले जाने वाली एम्बुलेंस पर हमला हो गया। कब्रिस्तान में उनको दफनाने से मना कर दिया गया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद शव को दफनाने की अनुमति मिली। आंध्र प्रदेश के अंबतूर में एक डॉक्टर की मृत्यु के बाद भी उनके शव को इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था। मेघालय के 69 वर्षीय एक डॉक्टर की संक्रमण से मृत्यु हुई तो उनका शव 36 घंटे अपने ही बनाए अस्पताल में पड़ा रहा।
परिवार के लोग उन्हें घर के नजदीक कब्रिस्तान में दफनाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय विरोध से ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें चर्च के कैंपस में दफनाया गया। मुंबई के मालवणी में एक मुस्लिम बुजुर्ग को मौत के बाद कब्रिस्तान में दफन नहीं करने दिया गया तो उनका अंतिम संस्कार शमशान में करना पड़ा। मौत के बाद इंसानी शरीरों की ये कहानियां काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ अच्छी बात यह है कि कम से कम अंत में मृत शरीरों को अंतिम संस्कार तो नसीब हुआ। दुनिया में कई देश तो ऐसे भी हैं जहां लाशों को उठाने वाले तक नहीं मिले। उनके कफन दफन की चिंता तो कौन ही करता। ये तस्वीरें कोरोना काल में मानव त्रासदी की सबसे भयानक तस्वीरें हैं। कोरोना से मृत शरीर को कोई दफन करने के लिए तो दूर, उठाने तक को तैयार नहीं हुआ। कई दिनों तक लाशें ऐसे ही सड़कों पर पड़ी रहीं। इटली और अमेरिका में कब्र खोदने वाले थक चुके हैं, लिहाजा बड़े से गड्ढे में सामूहिक रूप से दफनाने की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। कई जगह बड़ी स्क्रीन पर परिजनों को अंतिम संस्कार की रस्में दिखाई जा रही हैं, लेकिन पास आकर वो अपने प्रिय को हाथ नहीं लगा सकते। बेल्जियम और स्पेन जैसे देशों में ताबूत बनाने के लिए कारीगर दिन रात लगे हैं, फिर भी मांग पूरी नहीं हो पा रही। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।